हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर आ गया है 19। आज के लेक्चर में हमें देखना है टाइप्स ऑफ आरएनए। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड को पढ़ा, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो कि हम इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन एक छोटा सा टॉपिक करके दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा मेनली होगा टाइप्स ऑफ आरएनए, कि आरएनए जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं। अब आप समझेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देती हूँ, क्योंकि आगे आप पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए राइबोसोम के बारे में। ओके, राइबोसोम के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ आरएनएस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या बनता है। देखिए, हम समझते हैं इस तरीके से कि रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, डीएनए से डीएनए बन जाता है, राइट, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए से ही क्या बन जाए, आरएनए बने, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि आरएनए से, स्पेशली एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो डीएनए से डीएनए बना दिया जाता है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। मतलब एक तरीके से जो बेस पेयरिंग इसमें होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यू बनेगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, उसमें हो जाएगी, मतलब न्यू डीएनए में हो जाएगी। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में बस एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसकी कॉपी हो जाती है, टी की जगह यू आ जाता है सिंपली, एंड आरएनए बन जाता है। अब आरएनए में जो कोड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने जेनेटिक कोड आपको पहले पढ़ाया है ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये है AUGCCC AUAA, मान लीजिए कुछ इस तरीके से कोड दिए हुए हैं 5' to 3'। अब क्या होता है, ट्रांसलेशन में हमें क्या देखना होता है, ट्रांसलेशन में हमें इसके कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाना होता। ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनाना होता, हमें क्या बनानी होती है, प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है, अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए। अमीनो एसिड्स की चेन बनानी है, इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि जो इंफॉर्मेशन किसमें होगी, एमआरएनए में होगी। ये एमआरएनए है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी उसकी हेल्प से क्या बनेगी, अमीनो एसिड्स आएंगे। ठीक है, मतलब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, किसके रूप में, कोड्स के रूप में, एंड उसके बेसिस पे ही अमीनो एसिड्स आएंगे, तो उनको लेके आने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए होता है टीआरएनए। अब इनको पढ़ने के लिए भी कुछ होता है जो कि होता है टीआरएनए, जो कि इनको रीड करता है कि हाँ इस पे क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ओके, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, आरएनए हेल्प करता है, क्योंकि उसकी कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चरल रोल होता है, किसका होता है, आरएनए का, राइट, राइबोसोमल आरएनए का, जो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो हमें मेनली समझना यह है कि एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, एंड उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ने के लिए हमें टीआरएनए को जानना होगा। एंड मेनली इनके बीच में अगर एमिनो एसिड्स को लेके भी आ गया एंड उनको पढ़ लिया, तो इनको जोड़ने के लिए भी एक आरएनए चाहिए, जो कि कौन होगा, आरएनए। तो इस तरीके से हमें आरएनए के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी प्रोटीन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन को समझने के लिए हमें आरएनए की जानकारी होनी चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट टाइप के रोल होते हैं। इसी वजह से क्या गया है, टाइप्स ऑफ आरएनए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाना है, ये बात आप याद रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी ना बनाएंगे हम ट्रांसलेशन में, प्रोटीन ऐसे थोड़ी ना बनती है। हमें ये पता होता है कि यहाँ पे ये कोड है, मतलब 3-3 का एक कोड होता है। अगर आपने जेनेटिक कोड नहीं देखा है तो ये वाला प्लीज आप लेक्चर देखिए, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस तरीके से ये जो 3-3 हम देख रहे हैं, तो इनका एक, जैसे इन 3 का
इस तरीके से ये कोड होते हैं। तो इन कोड को पढ़ता है कौन, टीआरएनए, एंड देन वो अमीनो एसिड को लेके आता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, ऐसे चेन बना दी जाती है। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे ये जो 3 का है, ये किसके लिए होता है, मेथियोनिन के लिए, जो कि एक तरीके से स्टार्ट कोडोन है। ओके, ये किसके लिए होता है, ये होता है सेरिन के लिए, ठीक है, या फिर ऐसे मान लेते हैं जी है तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन के लिए। ओके, एंड UAA ये होता है किसके लिए, स्टॉप कोडोन है। तो यहां पे आके ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, किसी के लिए कोड नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो जो कोड होते हैं उसी तरीके के क्या आते हैं, एमिनो एसिड्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छे से जेनेटिक्स में अपनी पकड़ बना सकेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बीच में से ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, और मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी कि कौन सा एंजाइम जो है वो यूज में लिया जाता है, ताकि आपको एंजाइम्स के नाम भी याद रहें। ओके, तो एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक ही टाइप का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, आरएनए को बनाता है। ठीक है, आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है, डीएनए है। तो यहीं पे क्या होता है, रेप्लिकेशन भी यहीं पे होता है, यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे जो एमआरएनए होता है वो डायरेक्टली बन जाता है, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली बन जाता है, यहाँ पे एचएनआरएनए नहीं बनता है। ठीक है, एंड यहीं पे क्या होगा, जैसे इस तरीके से ये डीएनए है, ये डीएनए है। ओके, तो यहीं पे क्या बन जाएगा इसका, ये डीएनए, यहीं पे आरएनए बन जाएगा। ठीक है, यहीं पे क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। यहाँ पे एचएनआरएनए नहीं होता है, और यहीं से क्या होना शुरू हो जाता है, राइबोसोम की, यहाँ पे राइबोसोम आ जाएगा, एंड क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन भी बनने लग जाती है। तो तीनों ही चीजें कहाँ पे होती है, इसमें साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब रेप्लिकेशन भी अगर देखें तो यहीं पे होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, साइटोप्लाज्म में होगा। साथ ही साथ जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो भी कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। सिर्फ इसके लिए ये एंजाइम काम में आता है, एंड ये सब हो जाता है। तो जितने भी टाइप के आरएनए हैं वो बन जाते हैं किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। ठीक है, इनमें बिल्कुल सिंपल है। अब हम देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स में किस तरीके से आरएनए बनते हैं, मतलब कौन कौन से एंजाइम हैं एंड किस तरीके से आरएनए बनाते हैं। तो यूकैरियोट्स में देखें, यूकैरियोट्स में क्या होता है, 3 तरीके के एंजाइम आप पढ़ते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये होते हैं एंजाइम, और ये अलग अलग प्रकार के आरएनए को बनाते हैं। ये एंजाइम है, ये अलग अलग तरीके के आरएनए को बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक नाम याद दिलाया था कि आपको क्या याद करना है, याद करना है आर एच एंड टी। ये आपको याद करना है, राहत मैंने बोला था, आर एच टी। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनएस को बनाता है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो एचएनआरएनए को बनाता है, और बाद में
क्या बन जाता है, mRNA को भी बनाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए को बनाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक जो आरएनए बनता है, एक स्पेशल टाइप का आरएनए, उसको भी ये बनाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से आरएनए को बनाता है। ये आरएनए जितने भी हैं उनको बनाता है, एक को छोड़ के। ये बनाता है किसको, HN आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ओके, एंड mRNA को बनाता है। आपको पता है पहले HNRNA बनता है जब उसमें प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद, मतलब उसमें जो कमियां हैं उसको हटाने के बाद जो बनता है प्रोसेस्ड आरएनए, उसको बोलते हैं हम मैसेंजर आरएनए या फिर mRNA, राइट। ये बनाता है टीआरएनए। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, एंड scRNA small cytoplasmic RNA and SN small nuclear RNA। और एक होता है 5S RNA। ठीक है, 5S RNA को भी ये बनाता है। ओके, अब देखो हम समझते हैं आरएनए। अब देखो आरएनए होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, 4 तरीके के आरएनए होते हैं। तो जिसमें आपको याद करना है 18S लिख रही हूं, 18S आरएनए। ठीक है, उसके बाद होता है 28S आरएनए, फिर है 5.8 आरएनए। मतलब जितने भी जो 888 आ रहा है, 18, 28, 5.8 जो आरएनएस हैं वो तो आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बना रहा है। बट जो 5S आरएनए है, मैंने बताया कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो 3 तो ये खुद बना रहा है, और एक जो 5S है ये कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, इसको अब हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं, कहां बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यूकैरियोटिक सेल बनाती हूं मैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये बना के हम समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे है हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ओके, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वैसे तो छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखाऊंगी। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, आपको पता है। ये मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर जो बीच बीच में स्पेस बच गया वो क्या है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ही हो गया न्यूक्लियस। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस तरीके से मैं बना लेती हूं, जैसे दूसरे कलर से बनाते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या है ये, इस तरीके से मैं थोड़े से डॉट्स बना देती हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस, राइट। ये हो गया न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस जो होता है इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये जो एरिया है उसको हम न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। अब इसको क्यों बोल रहे हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप के क्या होते हैं। देखिए ये है हमारा डीएनए, इस तरीके से ये हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा होता है, 2.2 मीटर के अराउंड न्यूक्लियस होता है इस तरीके से। ठीक है, ये है न्यूक्लियस।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस के रीजन में जो हमारा डीएनए आ जाता है, इस रीजन में जो डीएनए आ गया वो एक स्पेशल टाइप के आरएनए को बनाता है, जो कि कौन सा आरएनए होता है, वो आरएनए हमारे पास होता है आरएनए। कौन सा आरएनए होता है, आरएनए। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें, इस रीजन में जो बनेगा वो कौन सा आरएनए होगा। मान लीजिए ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और हमारे पास क्या बन गया, आरएनए बन गया। ओके, आरएनए बन गया। तो कौन कौन से आरएनए बनते हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के आरएनए बनेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, इस रीजन में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम कर रहा है। समझ पा रहे इस चीज को, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है, वो इस डीएनए से आरएनए को बना रहा है। कौन कौन से आरएनए को बना रहा है, तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं, 3 तरीके के आरएनए को बनाता है, जो कि हमने सबसे ऊपर देखे थे, जो 8 वाले हैं, 18S, ठीक है, 18S, 28S एंड 5.8S आरएनए, आरएनए याद रहेगा। इन तीनों को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है तभी तो बनता है आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है। तो वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस के रीजन में प्रेजेंट है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है आरएनए को, वो भी 3 तरीके के आरएनए को बनाता है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब ये पूरा न्यूक्लियस तो है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ पे भी कुछ रीजन होंगे जो कि क्या बनाएंगे, जैसे ये मान लीजिए ये इसका फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि क्या बना रहा है, टीआरएनए को बना रहा है, टीआरएनए। अब आपको पता है टीआरएनए को कौन बनाता है, कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो इस एंजाइम का हम नाम लिख लेते हैं यहीं पे। कौन सा एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, टीआरएनए को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये बना देता है। और क्या क्या बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड और बना सकता है कौन कौन से आरएनए को, जैसे कि एसएन आरएनए, ठीक है, एंड एससी आरएनए, और क्या है 5, याद रखिए 5S आरएनए। ठीक है, ये आरएनए भी कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बना रहा है। ठीक है, इसका जो फोर्थ वाला जो आरएनए है उसको बना रहा है कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है, ये इनको बनाता है। कहां पे बनाता है, न्यूक्लियस में। ये कहां पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। और भी तरीके का आरएनए बनता है, आप सबको पता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि किसको बना रहा है, HN आरएनए को बना रहा है। आपने पढ़ा है, हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो आरएनए से प्रोटीन वही बनाता है जो कि कौन सा होता है, एमआरएनए होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया आपको अच्छे से। तो एचएनआरएनए को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, राइट, ये काम करेगा, यानी क्या बनाएगा, एचएनआरएनए बनाएगा। एचएनआरएनए की फर्दर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग होगी, उसमें जो इंट्रॉन्स होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, एंड एक्सॉन्स होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा, उसकी कैपिंग होगी, टेलिंग होगी। ओके, इस तरीके से क्या बनाया जाता है, mRNA। अब ये जो mRNA बनता है, जो प्रोसेस्ड आरएनए है, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाता है। कहां पे, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है, बहुत अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि जो आरएनएस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, आपको समझ में आया, क्योंकि अलग अलग तरीके के काम ये करते हैं। ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है उसने एचएनआरएनए को बनाया, जो कि मतलब उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं इस तरीके से, तो वो क्या करेंगे, उनको हम निकाल देंगे, जैसे कि ब्लैक मैंने करके बनाए हैं। तो इनको निकालने के बाद
प्रोसेस्ड जो आरएनए हमारा बना, मतलब जो अच्छे वाले पार्ट्स हैं, जो कि कोडिंग पार्ट्स हैं, उनको जोड़ देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर उसकी कैपिंग करेंगे, देन टेलिंग करेंगे, और इसको अच्छे से बनाने के बाद, मतलब जब एमआरएनए बन जाता है तो उसको हम बाहर भेज देते हैं। हम क्या, ये प्रोसेसिंग चलती है, ये बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो इस तरीके से जब साइटोप्लाज्म में जो हमारा एमआरएनए आ गया, जिसके ऊपर क्या है, कोड्स प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हैं, कोड प्रेजेंट हैं, जो कि बताएंगे कि कौन सी प्रोटीन बननी है, मतलब कौन सा एमिनो एसिड आएगा एंड कौन सी प्रोटीन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, इंफॉर्मेशन है जो इसके ऊपर कोड होते हैं। अब टीआरएनए कहां पे प्रेजेंट, बनता कहां पे है, आपको पता है न्यूक्लियस में बन रहा है। ठीक है, कहां पे बन रहा है, न्यूक्लियस में बन रहा है। ये भी क्या करेगा, बाहर आएगा। ठीक है, ये भी बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब क्या होगा, ट्रांसलेशन शुरू होगा। ओके, क्योंकि क्या चाहिए, मतलब ये भी साइटोप्लाज्म में आ जाता है टीआरएनए। कब आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए टीआरएनए आता है। अब टीआरएनए बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग तरीके के टीआरएनए मिलेंगे। ठीक है, वो हम ट्रांसलेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है तो उसमें राइबोसोम को देखते हैं हम, राइबोसोम को भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है। राइबोसोम को समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ये क्या है, हमारा एमआरएनए है, इसके ऊपर कोड प्रेजेंट है। तो जब हमें किसी स्पेसिफिक टाइप की, जब टीआरएनए क्या करता है, उसके दो काम हैं कि वो क्या करेगा, एमिनो एसिड्स को लेके आएगा एंड इसके ऊपर जो कोड है उनको पढ़ेगा। अब एमिनो एसिड को लेके तो आ जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो अमीनो एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए कुछ, तो कैटालिटिक एक्टिविटी किसकी होती है, कौन करता है कैटालिस्ट की तरीके से काम, आरआरएनए। आरआरएनए कहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राइबोसोम इसको एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ क्या काम करता है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें भी हेल्प करता है। ओके, तो राइबोसोम को भी समझना जरूरी है। तो देख लीजिए, देखिए अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझना है तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डाउट नहीं आएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए राइबोसोम, पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, पहले उसको देखते हैं। प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, प्लस में क्या होता है, आरआरएनए होते हैं। ठीक है, आरआरएनए होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के आरआरएनए हो सकते हैं। तो जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। राइबोसोम 2 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो लार्ज सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। राइट, तो इस तरीके से होता है। तो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है राइबोसोम, जिसमें एक लार्ज सब यूनिट होती है एंड एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें हम आरआरएनए कौन सा, राइबोसोम कौन सा देखते हैं, एटीएस राइबोसोम। ये एस लिखा हुआ है, याद रखिए। अब एटीएस जो राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट हैं, कौन कौन सी, एक तो है स्मॉल वाली जो है वो है 40S सब यूनिट, एंड एक होती है 60S सब यूनिट। ठीक है, ये 2 तरीके की इसमें सब यूनिट होती हैं। अब जो 40S जो सब यूनिट है, तो देखिए मैंने बताया कि जो किससे मिलके बनता है, प्रोटीन एंड आरएनए से मिलके बनता है। कौन सा आरएनए, कौन सा आरएनए, आरआरएनए। ओके, ये इससे मिलकर राइबोसोम बनता है। तो इसकी जो 2 यूनिट होती हैं, इस तरीके से, जैसे क्या है एमआरएनए है, तो इसके ऊपर एक स्मॉल होगी एंड एक लार्ज यूनिट होगी। ओके, ठीक है, इस तरीके से 2 सब यूनिट से मिलके एक राइबोसोम कंप्लीट बनता है। मतलब 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन ये दोनों ही यूनिट एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली घूमती रहती हैं। जब इनको ट्रांसलेशन करना होता है तब ये दोनों साथ साथ आती हैं। ठीक है, अदरवाइज इसी तरीके से ये घूमती रहती है। अब देखिए कैसे बनता है, मतलब 40S जो है,
40s, वो किससे मिलके बना होगा? ऑब्वियसली इसमें क्या प्रेजेंट होंगी? प्रोटीन होंगी प्लस आरएनए होगा। प्रोटीन्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, आरएनए होगा। अब आरएनए कौन सा होगा, ये बात आपको याद रखनी। जब स्मॉल वाली जो यूनिट है उसमें आरएनए जो होता है वो कौन सा होता है? तो उसमें होता है 18s, ठीक है, 18s आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो एक ये हमारी सब यूनिट बन गई। तो मैं इस तरीके से इसकी सब यूनिट ही बना देती हूं। तो ये हमारी बन गई एक सब यूनिट। ओके, स्मॉल सब यूनिट बन गई जो कि 40s है, जिसमें आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट है। इसी तरीके से प्रोटीन होंगे, इसमें भी प्रोटीन्स डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स होंगी। प्लस में जो आरएनए होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4 तरीके के हैं, जो बच गए वो इसमें लिख देंगे। तो कौन कौन से हैं हमारे पास? 28s, ओके, साथ में 5.8s एंड बच गया 5s। ये सारे के सारे आरएनए प्रेजेंट होंगे। आरएनए, राइट। तो ये हमारी बन गई लार्ज सब यूनिट, ठीक है। जैसे कोई बर्गर होता है, उसकी एक छोटी यूनिट होती है ऊपर, एक बड़ी होती है नीचे, इस तरीके से। तो ये स्मॉल है एंड ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है। तो इस तरीके से राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं यूकैरियोट्स में, याद रहेगा। ओके, ये बनती कहां पे है, कहां पे प्रेजेंट होती है? आपको पता है न्यूक्लियस में बनती है। जैसे एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। ओके, तो यहाँ पे क्या बनते हैं? 5s। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है 5s, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में होता है, राइट। एंड ये बाकी के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं। 28, 18, 5.8 ये सारे इसमें होते हैं। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ये बना के एंड न्यूक्लियस से बाहर आ जाती हैं। कहां पे? साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं, जहां पे ट्रांसलेशन करना होता है। क्लियर है इतना? ओके, तो अब आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम समझेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें किस तरीके से ये जो राइबोसोम होता है वो होगा। तो राइबोसोम इनमें तो यूकैरियोट्स में मिलता है 80s, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें होता है कौन सा? उनमें होता है 70s, ठीक है, उनमें होता है 70s। देखिए ये भी किससे मिलकर बना होगा? प्रोटीन्स होंगी प्लस आरएनए, ठीक है, इनसे मिलकर राइबोसोम बनता है। तो इसमें 70s राइबोसोम मिलता है। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, जिसमें एक तो होगी 30s सब यूनिट, क्लियर है। एक होती है 50s सब यूनिट। जैसे कि हमने यूकैरियोट्स में देखा 40s एंड 60s, तो इसमें 10-10 आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, सॉरी। प्रोकैरियोट्स में आप 10-10 का डिफरेंस कर सकते हैं, आपको याद रह जाएगा। इसमें कितना है? 30s है, इसमें 50s है। इसमें कितना था? यूकैरियोट्स में 40 था, ये 60 था, ठीक है। ओके, इनको जोड़ के 80 नहीं, जोड़ के 70 नहीं होना है। तो इस तरीके से इसका रिलेट करके मत देखना, बस आपको ये याद रखना है। जब 70s जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा मिलता है। तो इस तरीके से ये बनता है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें क्या होंगी? प्रोटीन्स होंगी प्लस आरएनए, इससे मिलके ये बना हुआ होता है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़िए। इसी तरीके से इसमें प्रोटीन्स होंगी एंड आरएनए होता है, ठीक है। तो ये मिलता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में आप सबको पता है कि साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन भी बनने लग जाती है, मतलब जो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस तरीके से ये डीएनए से आरएनए बना, आरएनए डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, मैंने बताया था।
mRNA से यहाँ पे आके क्या लग जाएंगे, राइबोसोम जो हैं वो लग जाएंगे एंड क्या बनाना शुरू कर देंगे, प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देंगे, मतलब प्रोटीन की चेन बनाना शुरू कर देंगे, एमिनो एसिड्स को लेके आएंगे, उनको जोड़ देंगे, तो ये बन गई प्रोटीन। तो मतलब ये कंप्लीट बनता नहीं है, उससे पहले ही क्या शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ ही प्रोटीन का ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, मतलब ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों कपल्ड होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे mRNA बनता रहता है, जितना बन गया उसका प्रोटीन भी साथ ही साथ बनता रहता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है इतना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि समझने वाली है वो ये है कि इसमें जो rRNA होते हैं वो कौन से होते हैं, ये तो हमने बताया नहीं आपको। तो इसमें जो rRNA होंगी, इसमें एक तो क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगी, जो स्मॉल वाली यूनिट है उसमें एक तो प्रोटीन होगी, एंड जो rRNA होगा वो कौन सा होगा, 16S rRNA। ठीक है, ये वाली सब यूनिट में होता है 16S rRNA, एंड इसमें प्रोटीन होंगी, एंड जो rRNA होते हैं वो कौन से होंगे इसमें, तो इसमें होते हैं 23S rRNA एंड 5S rRNA। ठीक है, इसमें 3 तरीके के rRNA मिलते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 4 टाइप्स के rRNA मिलते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें 3 टाइप्स के rRNA मिलते हैं। तो ये लार्ज सब यूनिट होगी, ये स्मॉल, ये लार्ज। ठीक है, तो इसमें ये होंगे 5A 5S। S क्या है, यहाँ पे स्वेटबर्ग कांस्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, स्वेटबर्ग कांस्टेंट होता है जो कि इसको मेजर करने के लिए होता है, इसकी यूनिट होती है। तो S यहाँ पे क्या है, S है यहाँ पे स्वेटबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि जो भी RNA है उसकी डेंसिटी को देखने के लिए होते हैं कि 23S है, तो ये इसकी बताती क्या, डेंसिटी को बताती है एक तरीके से, इसको मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है 23S 5S 16S, तो ये इस तरीके से होती है। समझ में आ गया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें rRNA 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, 16, 23 एंड 5S। ओके, उनमें कितने तरीके के होते हैं, यूकैरियोट्स में 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, जिसमें 888 आता है, मतलब 18S, उसके बाद 28S 5.8S एंड एक होता है 5S। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5S दोनों में मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है एंड यूकैरियोट्स में भी मिलता है, कौन सा RNA, 5S rRNA। क्लियर है, तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं rRNA हमने सारे पढ़ लिए, mRNA को भी समझ लिया है कि कौन सा ये बनाता है, एंड प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें इनडायरेक्ट ये बनता है। इनडायरेक्ट मींस कि मतलब पहले HNRNA बनता है, HNRNA के बाद क्या बनता है, mRNA बनता है। जो mRNA बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है। ओके, अब हम देखते हैं tRNA, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो tRNA क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, जो tRNA है उसको किसने डिस्कवर किया, तो आपको नाम याद रखना है, किसने, क्रिक ने बताया था tRNA के बारे में। और tRNA की कुछ हम देख लेते हैं कि इसकी क्या रोल है। तो tRNA को हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर करने का काम करता है क्योंकि ये एमिनो एसिड्स को लेके आता है, इस तरीके से काम करता है, ट्रांसफरिंग का काम करता है, तो ट्रांसफर RNA इसको बोलते हैं। साथ ही साथ ये किस तरीके से काम करता है, एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, मतलब इसके अंदर ये अडेप्ट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग जिस एमिनो एसिड को ये लेके आता है। तो मतलब क्या हुआ, डिफरेंट तरीके के tRNA मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो tRNA होता है वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब क्या हुआ, tRNA ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ types of
tRNA is available for different type of amino acids। जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं उन सब के डिफरेंट टाइप के टीआरएनए भी प्रेजेंट होंगे, कि मतलब स्पेसिफिक होते हैं, कि जैसे मेथियोनिन है, मेथियोनिन जिसको एमईटी से लिखते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप का टीआरएनए होगा। सेरिन है तो उसको लाने के लिए क्या एमिनो एसिड है, उसके लिए डिफरेंट टाइप का टीआरएनए होगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्लाइसिन है तो उसको लाने के लिए डिफरेंट टाइप का टीआरएनए होगा। तो आप मतलब समझ गए होंगे कि डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स के लिए डिफरेंट टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसको समझते हैं। तो टीआरएनए की जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए वो कौन सी है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर। 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो कि आपकी बुक में दी हुई है, जिसका डायग्राम जो दिया हुआ है वो कौन सा है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर, चलो इसको ड्रॉ करके ही दिखाएंगे। तो मेनली होती कितने टाइप की हैं तो हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आरएनए, जो टीआरएनए है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, टीआरएनए ये है, मान लीजिए 5' to 3'। ओके, तो ये अगर इस तरीके से सिंपली प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें कुछ तो क्या होते हैं, कुछ कोडिंग रीजन है, कुछ इसमें अलग तरीके के रीजन होते हैं जिसको हम समझेंगे। तो ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री, राइट? 1 डिग्री स्ट्रक्चर है फर्स्ट। सेकंड किस तरीके की स्ट्रक्चर हो सकती है? सेकंड हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है सेकेंडरी, या फिर हम 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी इसको बोल सकते हैं। ओके, वो कैसी होती है? वो होती है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। जो क्लोवर लीफ होती है, एक तरीके की लीफ होती है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। एंड बाद में जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसी को हमें देखना होता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोला गया है, कैसी शेप है? एल, इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप। इन्वर्टेड एल कैसा होगा? इस तरीके से होगा, राइट? उल्टा हो गया ना। तो इन्वर्टेड एल शेप इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको तो समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। एंड थर्ड देखेंगे जो कि होगी कौन सी? एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप। देखिए ये जैसे हमारा क्या है? टीआरएनए है, ये इसकी 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं? इसको पकड़ते हैं और कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं जिससे कि इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाए, जो कि कैसी होती है? क्लोवर लीफ। ठीक है, अब क्लोवर लीफ कैसी होती है? जैसे ये इसका 5' एंड है, ये है 3' एंड। तो यहाँ पे हमने 5' एंड को रखा। ठीक है, अब हम जैसे किसी रस्सी को मोड़ देते हैं अपनी मर्जी से, उस तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं। तो किस तरीके से हो गया? ये हो गया 5' एंड। क्लियर है? इस तरीके से हमने इसको रख दिया।
ये है 3' एंड। ओके, तो ये देखिए, ये जो यहां पे मैंने बनाया है, इसका नाम समझते हैं पहले। अब देखो, ये जो बनी हुई है यहां पे, इनको बोलते हैं हम आर्म्स। ठीक है, आर्म्स, आर्म है। ठीक है, तो एक ये हो गई, एक इसी तरीके से ये हो गई, आर्म है। ओके, यहां पे भी ये आर्म है, तो ये 3 आर्म्स हो गई। ये क्या है? आर्म्स। ठीक है, ये हो गई आर्म्स। अभी एक लूप जैसे स्ट्रक्चर बनी है, आपको दिख भी रहा है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, तो इनको हम बोलते हैं, लूप ही बोलते हैं। ये क्या है? लूप। ठीक है, क्या है? लूप्स। ये क्या है? आर्म्स। तो आप समझ सकते हैं, इसी को हमने एक तो यहाँ पे रखा है, फिर उसको उठा के कुछ इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। आप एक थ्रेड को इमेजिन करके देखिए, इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो इसका जो 3' एंड है ये यहाँ पे आ गया है, एंड इसी के ऊपर अमीनो एसिड्स को ये अपने ऊपर अडेप्ट करेगा, एक तरीके से पकड़ेगा। ठीक है, इसी के ऊपर ये पकड़ के लेके आएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, एंड लिख सकते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। यहां पे जो 3' एंड है, यहां पे अमीनो एसिड्स को लगाता है। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, तीनों में एक सिमिलरिटी है कि जो भी उनमें क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि 3' एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे थे। इसी तरीके से ये जब न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं, यहाँ पे किसको लेके आएगा? अमीनो एसिड्स को लेके आएगा। वो कौन से के उसके ऊपर, कौन से एंड के ऊपर पकड़ के लेके आएगा? 3' एंड के ऊपर, मतलब इस एंड के ऊपर ये पकड़ के लेके आता है। तो इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ठीक है, यहां पे इनको पकड़ के लेके आएगा। ये जो लूप है, तो इसको हम बोलते हैं, जो 5' के साइड में होता है उसको बोलते हैं डी लूप। क्या बोलते हैं? डी लूप। और ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है इसमें, जितना मैं बता रही हूँ वो सफिशिएंट है। इसको बोलते हैं हम T5C लूप। ठीक है, T5C लूप, राइट। ये जो होता है नीचे, ये होता है, इसमें कुछ इस तरीके से कोड प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है एंटी कोडोन लूप। ठीक है, यहां पे जैसे AUG कुछ भी यहां पे कोड प्रेजेंट होते हैं। किसके कोड प्रेजेंट होंगे? एंटी कोडोन है, मतलब जो हमारे पास mRNA आएगा, जो हमारे पास mRNA आएगा, मान लीजिए उसके पास क्या है? UAC, इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट, तो ये इसका ऑपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा, वो इसका उल्टा एंटी कोडोन यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड लेके आना है, तो उसके बेसिस पे ये उसी अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आएगा जिसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ पा रहे हैं? जिसका एंटी कोडोन इसमें प्रेजेंट है। तो ये एंटी कोडोन लूप हो गया। ये क्या है? आर्म्स हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे A है, UCGA, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? इनके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे होगा UCGAU, इस तरीके से। एंड इनके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अगर GC है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, AU है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा, यहां पे लिख देती हूं मैं, इंट्रा, जहां पे इंट्रा आ जाए, इंट्रा मोलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, इंट्रा आ जहां पे आ जाए, इंट्रा, इसका मतलब क्या है? एक ही चेन के अंदर ये बॉन्डिंग हो रही है। अगर इंटर आ जाए तो मतलब अलग अलग चेन के अंदर ये हो रही है। जैसे अगर 5' to 3' एंड 3' to 5', अगर इस तरीके से इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, देखिए समझिए, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये इस तरीके से,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर, क्योंकि दो चेन के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ एक ही चेन है, इसी को हमने अरेंज कर रखा है इस तरीके से, तो एक ही चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा इतना। इसको, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है पहली बात, एंड इसको क्लोवर लीफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी इसकी बोलते हैं, टीआरएनए की। अब देखो इसका नाम हमने दिया ही नहीं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्स्ट्रा आर्म। ये बेचारे एक्स्ट्रा ही है, अलग से ही है, तो इसको हम एक्स्ट्रा आर्म नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो 3 डिग्री होती है। 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में आप देख सकते हैं, जो फोटो आपको दिखाई गई है इस तरीके की होती है। अब मैं इसको साफ कर देती हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए अब हम देखते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर, मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, जो कि कैसी होती है, इन्वर्टेड एल शेप। ठीक है, इन्वर्टेड एल होता है। इन्वर्टेड एल कैसा होगा, इसके जैसा होगा। ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप होती है, तो वो किस तरीके से होगी, देखिए ये क्या है, प्राइमरी, उसी से समझते हैं हम। ठीक है, उसी से समझ रहे हैं, तो जैसे ये 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा। ओके, इस तरीके से क्या है, हमारा टीआरएनए है। इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है, कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जैसे हमने उसमें देखा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, इस तरीके की स्ट्रक्चर थी। इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, तो इसमें जो एंटी कोडोन साइट है, ठीक है, एंटी कोडोन साइट है, एंटी कोडोन जो साइट है, जो लूप है, ठीक है, जो लूप है, एंड जो 3 डेज एंड है, मतलब ये क्या है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर साइट, इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इन दोनों के बीच दूरी हो, एंटी कोडोन लूप एंड किसके बीच में, एमिनो एसिड जो एक्सेप्टर जो साइट है उनके बीच में क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो। इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये प्राइमरी हो गई, तो इसको छोड़ दीजिए, इससे समझते हैं। ठीक है, तो कुछ इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं ताकि ये जो है ये इससे दूर ही रहे। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने फोल्ड किया कि ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्होंने फोल्ड किया कि ये क्या है, एंटी कोडोन साइट, एंटी कोडोन लूप, एंड ये क्या है हमारी 3 डेज एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, एंड ये क्या है, एक्सेप्टर एंड बोल सकते हैं, या फिर ये क्या है 5 डेज एंड। यहाँ पे क्या आएंगे, एमिनो एसिड्स आएंगे। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, टीआरएनए है, तो ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड एल शेप। ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो क्लियर हुआ होगा, ये क्या है, एंटी कोडोन लूप, इन दोनों के बीच क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस। इस तरीके से हमने क्लोवर लीफ को जो स्ट्रक्चर थी को इस तरीके से अरेंज किया कि जो एंटी कोडोन लूप होता है उसके बीच की डिस्टेंस एंड जो 3 डेज एंड है उसके मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, मैक्सिमम हो, इस तरीके से अरेंज किया, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप। तो ये जो होती है, ये शेप कैसी होती है, फंक्शनल है। ठीक है, फंक्शनल है। एंड टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं, ये अडेप्टर, एज एडेप्टर मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। और क्या होता है, ट्रांसफर का काम करता है, ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी
हम बता सकते हैं इसके बारे में। एक और इसका कैरेक्टर है जिसको बोल सकते हैं हम, इसका साइज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। छोटा साइज है, ये बात समझ में आई। स्मॉल साइज है, यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, स्मॉल साइज है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। वेरी करता है किसके ऊपर, अमीनो एसिड पे। जितने मतलब अमीनो एसिड होंगे उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, टीआरएनए भी प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड इसको क्या बोल सकते हैं हम, सोल्यूबल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोल्यूबल आरएनए या फिर सोल्यूबल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। सोल्यूबल आरएनए भी इसको कहते हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से ये काम करता है। क्या काम करता है, मेनली क्या काम करता है, ये काम करता है क्या, रीडिंग का, रीडिंग ऑफ कोड्स एंड क्या कैरी करता है, कैरिंग एमाइनो एसिड्स। ठीक है, उनको कैरी करता, लेके आता है और साथ में उस कोड को पढ़ता है कि एमआरएनए के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो समझ में आ गया, ये होते हैं टीआरएनए। टीआरएनए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। 70 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप। एमआरएनए आपको वैसे भी समझा दिया मैंने, बहुत बार समझाया है। तो आरएनए को हमने जान लिया है कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबके बारे में डिटेल में हमने सबको समझ लिया है। अब हम रेडी हैं किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। अब हम समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। बस आपको प्रोसेस समझना है और ये सब आपको बार बार आप समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सब समझ लिया है, आपको पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रोल होता है। इसी वजह से उनके काम को बांटने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए बनाए जाते हैं। ओके, तो ये टीआरएनए है। टीआरएनए के बारे में आपने जान लिया, इसके बारे में जानना जरूरी है। राइबोसोम के बारे में भी जान लिया है। एमआरएनए क्या होता है उसके बारे में जाना। आरआरएनए क्या काम करता है उसके बारे में जाना। अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रांसलेशन क्या है। या तो मैं ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करूंगी या फिर हमारा जो जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन का एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर